हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना ये आपका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है एसएससी जीडी एग्जामिनेशन के लिए। और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे, यहाँ पे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके आप जरूर देख लेना। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी यहाँ पे एक हफ्ते में हम 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमारा मंडे और थर्सडे, ठीक है, इन 2 दिन आपको यहाँ पे एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको वीडियोस आ रहे हैं। और रेलवे के आपको यहाँ पे मंडे की जगह आपको ट्यूसडे को आ रहे हैं, ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ पे रेलवे की यहाँ पे डेट्स भी आ चुकी है, तो जल्दी से जल्दी हम यहाँ पे उसको कंप्लीट भी कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी इनमें से एग्जाम दे रहे हो, कोई भी रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यहाँ पे पहुंच पाए ये वीडियो। और यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन होता है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कर देना, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अब देखो यहाँ पे हमें ना क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है, पढ़ना है, ठीक है। आपसे यहाँ पे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछ रहा है, ना कि आपसे फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो दोनों का आंसर अलग है, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो अगर आपसे पूछता है यहाँ पे कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे एनी बेसेंट, जो कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। पर वहीं पे अगर मान लो आपसे पूछता कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन थी, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सरोजनी नायडू, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज इसके ऊपर ध्यान देना, यहाँ पे आपसे एग्जामिनर ये चीज पूछता है तो आप गलत आंसर मार्क मत करके आना, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर फाउंडर पूछते हैं यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो फाउंडर था आपका यहाँ पे ए ह्यूम। फिर और आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी या फिर फर्स्ट सेशन हुआ था, तो इसमें आपको 72 मेंबर्स देखने को मिले थे कि उन्होंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर मीटिंग में पार्ट लिया था, ठीक है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये हुई कहाँ थी, तो ये आपका स्कूल यहाँ पे आप बोल सकते हो, या फिर आप बोले एक तरीके कॉलेज बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज का नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो इस पर्टिकुलर आपके कॉलेज में ये आपका पहला सेशन हुआ था। तो पहले तो आपको यहाँ पे कॉलेज का भी नाम याद रहना चाहिए और जगह याद रहनी चाहिए, ये है आपकी यहाँ पे बॉम्बे, ठीक है। तो बॉम्बे में हुआ था और पहला आपका हुआ था 1885 में, ये भी याद रखना। फर्स्ट प्रेसिडेंट आपसे पूछ सकता है, फर्स्ट प्रेसिडेंट आपके कौन थे यहाँ पे, वोमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है, वोमेश चंद्र बैनर्जी आपके यहाँ पे पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो पहले प्रेसिडेंट मतलब होगा कि इसी मीटिंग में जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, 72 आपके मेंबर्स आए थे, यही मीटिंग में बेसिकली आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो याद रखना फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी आपसे पूछा जाता है, तो ये भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो सरोजनी नायडू ने ये अपना यहाँ पे जो ये प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो ये वाला जो सेशन था, ये सेशन हुआ था 1925 में। और इन्होंने प्रेसाइड किया था यहाँ पे, कानपुर का सेशन था, ठीक है, कानपुर में सेशन हुआ था 1925 में, ये उन्होंने प्रेसाइड किया था। वहीं पे जो आपकी एनी बेसेंट है, जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो ये 1917 में बनी थी प्रेसिडेंट। और इनका यहाँ पे जो सेशन था, ये आपका हुआ था यहाँ पे कलकत्ता में, ठीक है। तो कलकत्ता वाले सेशन 1917 वाले में इन्होंने यहाँ पे प्रेसाइड किया था। अब इसके अलावा आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पारसी कौन थे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट कौन थे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो याद रखना यहाँ पे इनका नाम है दादा भाई नारोजी, ठीक है, दादा भाई नारोजी। फिर इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि इन्होंने जो प्रेसाइड किया था सेशन, वो कहाँ पे हुआ था, तो वो आपका रहेगा आंसर कलकत्ता में हुआ था। कब प्रेसाइड किया था, 1886 में, मतलब इससे ही अगला, ठीक है, सेकंड सेक्शन आप यहाँ पे बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट अगर आपसे पूछता है यहाँ पे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे यहाँ पे आपके आईएनसी के, ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन थे यहाँ पे, तो ये भी याद रखना है, इनका नाम था यहाँ पे सैयद बहरुद्दीन, सैयद बहरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है यहाँ पे जगह कहाँ पे मतलब कहाँ पे हुआ था सेशन, तो मद्रास वाला सेशन था यहाँ पे, मद्रास में जो हुआ था, और 1887 में हुआ था, ठीक है, थर्ड सेशन। फिर अगर आपसे पूछता है कि पहला अंग्रेज कौन था, ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन था आपका यहाँ पे आईएनसी का, तो ये भी याद रखना, इसका नाम था यहाँ पे जॉर्ज यूल, ठीक है, जॉर्ज यूल। इसके अलावा यहाँ पे याद रखना जगह भी वो है आपका इलाहाबाद, ठीक है। अगर आपको इलाहाबाद ना दे, तो आपको यहाँ पे प्रयागराज भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों ही अभी क्योंकि नाम बदल चुका है, तो ये भी याद रख लेना। इसके अलावा आपको यहाँ पे जगह बता दी, अब ईयर आपको यहाँ पे याद रखना है 1888 का ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब ईयर इंपॉर्टेंट है जगह के साथ, मतलब कहाँ पे कौन सा सेशन हुआ है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको यहाँ पे याद रखना है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके अलावा देखो कुछ और आपके इंपॉर्टेंट सेशन है, वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका जो 1906 वाला सेशन है, ठीक है, जो कि प्रेसाइड किया था यहाँ पे दादा भाई नारोजी ने, प्रेसाइड किया था दादा भाई
नारोजी ने। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हमें देखने को मिला था कि यहाँ पे पहली बार फ्लैग को होस्ट किया गया था, ठीक है? और ये आपका हुआ था कलकत्ता में। तो अगर आप ऐसा देखोगे ना, जितनी भी पहली बार चीजें हुई हैं मेनली वो सब आपके कलकत्ता वाले सेशन में ही हुई हैं, ठीक है? अगर आप थोड़ा इस तरीके से दिमाग लगाओ तो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादातर ऐसी चीजें आपको कलकत्ता वाले सेशन में ही देखने को मिली है, बस एक दो चीजों को छोड़ के, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दो चीजें कैसे, जैसे आपको पता होगा पूर्ण स्वराज की यहाँ पे बात करी गई थी, है ना? पूर्ण स्वराज आपने यहाँ पे सुन रखा होगा। तो पूर्ण स्वराज वाले में आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? जवाहरलाल नेहरू। और ये आपका यहाँ पे जो सेशन था ये बेसिकली आपका हुआ था लाहौर में, ठीक है? और ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 1929 की, ठीक है? तो ये याद रखना। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है 1911 वाला सेशन। 1911 वाला जो सेशन है इसमें आपके प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे आपके बिहान नारायण दार, ठीक है? तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा देखो यहाँ पे हुआ क्या था ये भी याद रखना। पहली बात तो सेशन आपको यहाँ पे कलकत्ता में है, ठीक है? ये भी पॉइंट याद है, याद रख लेना। ये तो आपको यहाँ पे अब याद ही रहेगा, ठीक है? जैसे मैंने बोला मैक्सिमम चीजें आपकी जो फर्स्ट टाइम हुई है ज्यादातर आपको कलकत्ता में ही देखने को मिलेंगी। और इस टाइम पे यहाँ पे जनगण मन गाया गया था, ठीक है? जनगण मन यहाँ पे गाया गया था, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है 1924 का सेशन। अब ये क्यों पूछा जाता है? क्योंकि एक लौता ऐसा सेशन है जहाँ पे महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे किसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को यहाँ पे प्रेसाइड किया है, ठीक है? तो एक लौता सेशन है इसलिए यहाँ पे इसके बारे में पूछा भी जाता है। जगह अगर आपसे पूछे तो ये है बेलगांव, ठीक है? जो आपका कर्नाटका में पड़ता है। कर्नाटक और आपका ये बोल सकते हो कि महाराष्ट्र का जो बॉर्डर एरिया है वहां पे ये रीजन आपका पड़ता है कर्नाटका साइड में, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फर्स्ट वुमेन हमने देख लिया, फर्स्ट इंडियन वुमेन हमने देख लिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट हमने देख लिया। बाकी मैंने आपको वो तीनों बता दिए, फर्स्ट मुस्लिम, फर्स्ट पारसी, फर्स्ट इंग्लिश भी हमने डिस्कस कर लिया है। और एक छोटा सा और यहाँ पे याद रख लेना, 1937 में, ठीक है, पहली बार आईएनसी का सेशन एक विलेज में हुआ था और उस विलेज का नाम क्या है यहाँ पे? फैजपुर, ठीक है? फैजपुर आपका यहाँ पे विलेज है। वहां पे पहली बार किसी विलेज में आपके आईएनसी का सेशन हुआ था, तो ये याद रख लेना। यहाँ पे प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? तो ईयर भी याद रख लेना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट। जगह मैंने बता दी फेसपुर, ठीक है? फेसपुर तो यहाँ पे बॉम्बे में पड़ता था यहाँ पे फेसपुर, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा देखो एक छोटा सा पॉइंट और रख लेना यहाँ, 1923 की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि यंगेस्ट यंगेस्ट आपके जो प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है? यंगेस्ट प्रेसिडेंट आपके यहाँ पे कांग्रेस के कौन बने हैं, ठीक है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यंगेस्ट अगर हम पूछा जाए यंगेस्ट प्रेसिडेंट के बारे में, तो ये थे आपके यहाँ पे मौलाना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा यहाँ पे। और ये इनका सेशन 1923 और ये आपका हुआ था दिल्ली में, ठीक है? दिल्ली में हुआ था, ये भी पॉइंट याद रख लेना। और इसके अलावा तो देखो आपको यहाँ पे एक सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ पे सेशन पूछा जा सकता है, तो ये अगर आप याद रखो तो अच्छी बात है। ये आपका है यहाँ पे 1939 वाला, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है, तो ये आप यहाँ पे याद रखोगे तो बहुत ज्यादा मतलब अच्छा ही रहेगा, ठीक है? ये पॉइंट याद रख लेना। इसके अलावा आपके यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे आपका 1930 वाला एक है आपका कराची में हुआ था, 1931 वाला कराची में हुआ था, जो कि जिस एक तरीके से आप बोलोगे वहाँ सेशन जब हो रहा था तो एक ब्लैक फ्लैग के साथ उनको होस्ट किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक तरीके से, या फिर आप बोलो महात्मा गांधी जी को, क्योंकि वो भगत सिंह को नहीं बचा पाए थे। तो इसलिए जो कराची वाले सेशन भी है यहाँ पे 30 और 31 वाले, वो भी आपको याद रख लेना है, ठीक है? साथ ही साथ तो ये छोटे थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे सब डिस्कस कर लिए इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे क्वेश्चन में। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेट के पास दो हाउसेज देखने को मिलते हैं यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है? स्टेट लेजिस्लेचर में आपको जैसे पता होगा, अगर नहीं पता है तो याद रहना चाहिए कि स्टेट लेजिस्लेचर जब भी आपसे यहाँ पे बोला जाए, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे हाउसेज और क्या क्या यहाँ पे आता है। जैसे आपको पता होगा कि पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं, है ना, तो जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो आपका यहाँ पे लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है, और साथ ही साथ आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट भी इसमें ही काउंट होते हैं। इसी तरीके से जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है, इसमें आपके यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्लस आपके यहाँ पे गवर्नर इसके अंदर काउंट होते हैं, ठीक है? तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे हाउसेस की, हम बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे हाउसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखना, जो जैसे मैंने आपको बोला कि स्टेट लेजिस्लेटिव, एक होता है आपका यहाँ पे असेंबली, ठीक है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है एक आपकी, और एक आपका होता है यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो आपका यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसको इजी टर्म्स में याद रखने के लिए आप यहाँ पे कंपेयर करो, ठीक है, जो आपका पार्लियामेंट है उसके साथ। जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है, ये आपका होता है लोकसभा की तरह, ठीक है? मतलब यहाँ पे इसको आप बोल सकते हो लोअर हाउस, ठीक है? लोअर हाउस।
जहाँ पे लोग इलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है? लोग इलेक्ट करके भेजते हैं अपने यहाँ पे एक तरीके से आप जिसको वो रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे लोग इलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे मेंबर्स को। जो इनके मेंबर्स होते हैं इन्हीं को बेसिकली हम बोलते हैं एमएलए, ठीक है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? वो बेसिकली आपके यहाँ पे यही होते हैं क्योंकि हर एक स्टेट में आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ठीक है? तो ये पॉइंट याद रख लेना। इसके अलावा याद आपको यहाँ पे होना चाहिए कि जो आपका ये लोकसभा है या फिर आपका कोई भी आप यहाँ पे बोल लो लोअर हाउस है, इन सब के लिए मिनिमम जो एज रहती है वो आपकी क्या रहती है 25 ईयर्स की रहती है ना? ये हमने डिस्कस कर रखा है। अब यहीं पे ये आपका जो बचा है यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये आपका राज्यसभा के इक्वल आप इसको मान सकते हो। स्टेट में अगर हम देखें तो ये आपका होता है यहाँ पे अपर हाउस, ठीक है? इस इजी टर्म्स में याद रख लो, ये दोनों आपके होते हैं यहाँ पे अपर हाउस, आपका राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पे ना आपको हिंदी में नाम भी पता होना चाहिए। अब जैसे आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, इसको हम बोलते हैं विधानसभा, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा यही वर्ड सुना होगा, ठीक है? विधानसभा सुना होगा, विधान परिषद सुना होगा, पर आपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बहुत कम ही सुना होगा, ठीक है? तो इसलिए आपको यहाँ पे दोनों ही नाम याद रखने हैं, तभी आपका यहाँ पे फायदा रहेगा, ठीक है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपको पता चल गया, यहाँ पे 25 ईयर्स रहती है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे रहती है 30 ईयर्स एज मिनिमम। वहीं पे जैसे आपकी जो पंचायत है ना? जो आपकी पंचायत हो गई या फिर आपकी यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज हो गई, म्युनिसिपैलिटीज हो गई, तो इन दोनों में अगर आपको मेंबर बनना है तो आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए। फिर वहीं पे जो आपके हायर पोजीशन है, हायर जो आपके पोस्ट हैं, जैसे आपका प्रेसिडेंट का पोस्ट है, ठीक है? जैसे आपका वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है, जैसे आपका यहाँ पे गवर्नर का पोस्ट है, तो इनके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 35 ईयर्स की रहनी चाहिए। ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है? तो एज से रिलेटेड मैंने आपको चीजें बता दी है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन सी आपकी स्टेट्स हैं जिनके पास दो हाउसेज हैं, ठीक है? मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो देखो इजी टर्म्स में याद रखने के लिए आप यहाँ पे पेयर्स से याद रखो, जैसे यूपी बिहार, ठीक है? दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इस तरीके से याद रख लो, यूपी बिहार दोनों के पास दोनों हाउसेज है, तो यहाँ पे हमें एक आंसर तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। फिर दूसरा पेयर आप यहाँ पे याद रखो, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है? दोनों ही पहले एक ही आपकी स्टेट हुआ करती थी, अब अलग अलग हुई है, पर बॉर्डर आपको पता है दोनों शेयर करती हैं, ठीक है? इसी तरीके से तीसरा पेयर याद रखो आप यहाँ पे, महाराष्ट्र और आपका यहाँ पे कर्नाटका, ठीक है? कर्नाटका। तो यहाँ पे याद रखना, गुजरात में लोग कंफ्यूज होते हैं, गुजरात के पास दो हाउसेज नहीं है, एक ही हाउस है, ठीक है? तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये है आपकी सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसी हैं जिनके पास दोनों हाउसेज हैं, ठीक है? तो याद रखना प्लीज इसको, यहाँ पे बिल्कुल भी भूलना नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये बना है क्वेश्चन, तभी मैं आपको यहाँ पे करवा भी रहा हूँ, ठीक है? अब उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है हमारे यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी का। अब देखो, जब भी फाइनेंशियल ईयर ईयर की जब भी हम बात करेंगे, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 12 आपके मंथ्स की, ईयर लिख रहा हूँ मैं 12 मंथ्स, ठीक है? 12 मंथ्स में ही आपका यहाँ पे एक ईयर कंप्लीट होता है ना? ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे आपको ऐसा यहाँ पे जो टाइम पीरियड है जो दे रखा है आपको, ऐसा टाइम पीरियड देखना है जिसमें पहले तो आपको 12 महीने हो रहे हो, ठीक है? अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, 1 जनवरी से 31 में बोल दिया, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 12 महीने तो हो नहीं रहे, आप सीधे सीधे इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है? फिर 1 जून से 31 आपका मार्च बोल दिया, मार्च के बाद अप्रैल और मई, इन्होंने 2 महीने यहाँ पे गायब कर दिए, तो यहाँ पे भी आप हटा दो, 10 महीने ही दिखा रहे हैं यहाँ पे ये। फिर 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च एक आपको दिख रहा है, और एक आपको दिख रहा है 1 अप्रैल से आपका 30 जून, ठीक है? पर अप्रैल के बाद मई आता है, मई इन्होंने दिया नहीं है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, एक तरीके से एक सेकंड, यहाँ पे आपको दे रखा है अप्रैल मई जून, मतलब 3 ही महीने दे रखे हैं ना? तो 3 महीने तो आपका होना ही नहीं है, तो आप इसको भी सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हो। तो ऐसे भी करते तब भी आपका यहाँ पे इजिली आप आंसर निकाल सकते थे। पर आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, वो आपका अप्रैल से शुरू होता है। तभी आप देखोगे कि जब भी आपका बजट वगैरह आता है, तो बजट आपका हमेशा ना फाइनेंशियल ईयर से पहले आता है, इसलिए आप देखते हो कि हमेशा वो फरवरी में ही आता है। क्यों फरवरी में आते हैं? क्योंकि जो वो चीजें डिस्कस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर बजट में, बजट पास होने के बाद उनको उस पर्टिकुलर जो जो उन्होंने यहाँ पे रिकमेंडेशन दिए हैं या फिर कुछ भी वो अगला यहाँ पे करना चाह रहे हैं, उसको करने के लिए भी उनको एक परफेक्ट टाइम पीरियड भी चाहिए, है ना? कि यहाँ पे मार्च का जो एक तरीके से आप महीना मान सकते हो, कि उसमें वो कंप्लीट डिसाइड कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे हम लोग यहाँ पे प्लानिंग करेंगे और फिर 1 अप्रैल से यहाँ पे वो चीजें लागू हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे उससे पहले आपका आता है बजट, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे प्लीज याद रखना। फाइनेंशियल आपका यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 आपके मार्च तक रहेगा, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके कंप्लीट 12 मंथ्स आपके हो रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, वरना यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसको एज अ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आप मान के याद रख लेना, ठीक है? अब उसके बाद चलते हैं अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन हमें देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, ठीक है? अपॉइंट कौन करता है प्राइम मिनिस्टर को, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपने अभी इसी साल आपके इलेक्शन हुए, अगर आपने देखा होगा शपथ समारोह वगैरह जो यहाँ पे होता है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होते हैं, ये बेसिकली अपॉइंट करते हैं आपके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, है ना? तो ये सब हमने यहाँ पे देख रखा है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? प्रेसिडेंट हो जाएगा। अब देखो प्रेसिडेंट किस किस को यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। तो जैसे आपका कोई भी आपका जैसे चेयरमैन हो गया, ठीक है, एनएसएससी का मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हो गया, या फिर आपके कैग हो गए, है ना, 143 आर्टिकल, 148 आर्टिकल, ठीक है। तो ये सब हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। इसके अलावा फिर जैसे आपके यहाँ पे अटर्नी जनरल हो गए, ये सब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो जो आपकी यहाँ पे अटर्नी जनरल हो गए, एडवोकेट जनरल तो आपका यहाँ पे गवर्नर करता है, ठीक है। तो याद रखना वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, पर वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट्स में, ठीक है। तो इसलिए वहां पे स्टेट में हाईएस्ट जो ऑफिसर रहेगा वो आपका गवर्नर रहता है। ये जैसे यहाँ पे यूनियन में प्रेसिडेंट है, वैसे स्टेट में आपका गवर्नर रहता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अटर्नी जनरल को आपके यहाँ पे कौन करता है? ये भी आपके करते हैं प्रेसिडेंट। फिर इसके अलावा आपके यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जजेस हो गए। फिर इसके अलावा आपके यहाँ पे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए। फिर आपके यहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस हो गए, ठीक। इसके अलावा फिर आपके यहाँ पे जो भी एम्बेसडर्स जाते हैं, जो दूसरी आपके यहाँ पे कंट्रीज में इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे, तो वो भी आपके बेसिकली अपॉइंट कौन करते हैं? यहाँ पे प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है कि गवर्नर हो गए, गवर्नर को भी अपॉइंट आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट करेंगे। फिर इसके अलावा आपके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जो यूटीज में होते हैं, ठीक है, यूटी आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर। अब कुछ आपकी यूटीज में एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट होती है, कुछ में आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट होती है। अगर आपसे ये पूछे इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ज्यादा पावर होती है और एडमिनिस्ट्रेटर के पास कम पावर होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। एडमिनिस्ट्रेटर जैसे आपके चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर है, फिर आपके यहाँ पे लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर है। वहीं पे अगर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो जैसे आपके दिल्ली हो गया, एक यूटी है, तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको देखने को मिलेगा पुडुचेरी है, ठीक है। फिर इसके अलावा आप अगर देखोगे तो आपकी जो आपके दूसरे आपके यहाँ पे यूटीज हैं, वहां पे आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना 3 जगह आपके एडमिनिस्ट्रेटर है, बाकी जितने आपकी यूटीज है बचे हुए 5, क्योंकि टोटल 8 यूटी है, उसमें से 5 में आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको देखने को मिलते हैं, जो पोस्ट है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे पता होगा जो आपका यहाँ पे आर्टिकल है 350 बी, जो कि एक और आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जो कि बताता है यहाँ पे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में। तो ये भी बेसिकली यहाँ पे जो पोस्ट है, जो ये ऑफिसर रहेंगे, इनको भी कौन अपॉइंट करेगा? इनको भी अपॉइंट करेंगे आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट। इसके अलावा जैसे आपके यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, ठीक है, इलेक्शन कमीशन से अगर हम बात करें, उसके अलावा आपके जैसे हेड हो गए आपके यहाँ पे यूपीएससी के। तो जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जितनी भी मेजर पोस्ट है, सबको आपके अपॉइंट यहाँ पे प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी यहाँ पे प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी बिल्कुल आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। नाउ अगले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द चेयरमैन ऑफ लोकसभा विल हैव टू सेंड हिज रेजिग्नेशन लेटर टू, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक तरीके से पूछा जा रहा है कि रिजाइन ये किसको करेंगे। पर देखो सबसे पहले याद रखना, ये मैंने शायद आपको किसी दूसरे एग्जाम में भी करा रखा है, पर याद आपको क्या रखना है कि यहाँ पे लोकसभा में चेयरमैन की पोस्ट नहीं होती है। वैसे तो ये आपका क्वेश्चन गलत बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे चेयरमैन की पोस्ट आपकी राज्यसभा में होती है। लोकसभा में जो पोस्ट होती है वो आपकी रहती है यहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की, ठीक है, स्पीकर और आपके यहाँ पे डिप्यूटी स्पीकर की। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ये आपके होते हैं यहाँ पे लोकसभा में। वहीं पे राज्यसभा में आपके कौन होते हैं? तो यहाँ पे आपके होते हैं चेयरमैन, ठीक है, और आपके यहाँ पे होते हैं वाइस चेयरमैन, चेयरमैन और आपके यहाँ पे वाइस चेयरमैन। अब यहाँ पे जो आपको दिया गया है चेयरमैन, तो इसको आप एक तरीके से ऐसे समझ लो कि हाईएस्ट ऑफिशियल की यहाँ पे बात की जा रही है, तो बेसिकली यहाँ पे स्पीकर की बात हो रही है। पर अगर हम रियलिटी में देखें तो यहाँ पे चेयरमैन जैसी कोई पोस्ट होती नहीं है लोकसभा में, तो ये क्वेश्चन एक तरीके से यहाँ पे वैलिड नहीं है, ठीक है, मतलब सेंटेंस वैलिड नहीं है। क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो स्पीकर होते हैं ना, यहाँ पे इस तरीके से याद रखो, जो आपके स्पीकर हो गए और इस तरफ आप यहाँ पे ले लो डिप्टी स्पीकर जो हो गए, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे दोनों पोस्ट होती है। अब जो डिप्टी स्पीकर होता है ये अपना रेजिग्नेशन देता है स्पीकर को, ठीक है, जब भी यहाँ पे ये रिजाइन करेगा,
तो यहाँ पे ये स्पीकर को करेगा। वही सेम कंडीशन होती है आपकी स्पीकर की डिप्टी स्पीकर के लिए, मतलब स्पीकर जब रिजाइन करेगा तो ये आपका यहाँ पे जो रेजिग्नेशन देंगे ये आपके डिप्टी स्पीकर को देंगे, ठीक है। और यहाँ पे और क्या याद रखना है कि ये दोनों ही क्या होते हैं, आपके मेंबर होते हैं। किसके मेंबर होते हैं? मेंबर होते हैं आपके यहाँ पे लोकसभा की। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, इसको याद रखना, क्योंकि राज्यसभा में थोड़ी अलग सिनेरियो आ जाता है। तो यहाँ पे जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है दोनों आपके मेंबर होते हैं लोकसभा के। दोनों एक दूसरे को ही रेजिग्नेशन देते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड थर्ड ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिप्टी स्पीकर जो होते हैं यहाँ पे लोकसभा के, उनको रेजिग्नेशन देंगे आपके स्पीकर, ठीक है। पहली चीज तो आपको यहाँ पे ये क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे देखो एक अलग से सिनेरियो ले ले रहा हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे राज्यसभा वाले पे चलेंगे। अब जैसे आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट है और एक तरफ है आपके यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मान लो कि प्रेसिडेंट कभी भी रिजाइन करते हैं और उस केस में अगर आपके यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंट है, तो ये हमेशा रेजिग्नेशन देंगे वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि जब भी प्रेसिडेंट रिजाइन करेंगे तो ये अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। वहीं पे अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं तो ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब मैंने यहाँ पे क्यों बोला कि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस मतलब यहाँ पे एम्प्टी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि उस टाइम पे कोई ना कोई वाइस प्रेसिडेंट रहना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, तो फिर यहाँ पे जो आपके प्रेसिडेंट है, ये जो अब यहाँ पे रेजिग्नेशन देंगे ना, ये अब यहाँ पे रेजिग्नेशन देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो ये पॉइंट प्लीज यहाँ पे याद रख लेना कि अगर आपका वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है, उस टाइम पे कोई भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं है यहाँ पे कंट्री में, और उस टाइम पे आपके प्रेसिडेंट को रिजाइन देना हुआ, तो उस टाइम पे ये रिजाइन देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। पर अगर उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंट है, मतलब वहां पे उस टाइम पे है कोई ना कोई वाइस प्रेसिडेंट है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट आपका रेजिग्नेशन देता है वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो आई होप कि आपको दोनों चीजें समझ में आ रही है। वही सेम सिनेरियो आपका हो जाता है यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के केस में, कि जब आपका प्रेसिडेंट नहीं है, कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है, वो ऑफिस खाली है, तो उस टाइम पे अगर वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पे रेजिग्नेशन देना हुआ, तो उस टाइम पे ये रिजाइन देंगे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, अगर उस टाइम पे जो आपके प्रेसिडेंट है, ये जो ऑफिस है प्रेसिडेंट का, उस टाइम पे अगर एम्प्टी है, तब ऐसा होगा, ठीक है। वही सेम सिनेरियो यहाँ पे हो जाएगा कि जब वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, जब यहाँ पे ये एम्प्टी है, तब यहाँ पे ये सिनेरियो हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाली कंडीशन भी समझ में आ गई हो। अब यहाँ पे देखो मैं आपको एक सिंपल चीज आगे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका आ जाता है एक चेयरमैन, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे अब राज्यसभा से रिलेटेड। और एक तरफ आपके आ जाते हैं यहाँ पे वाइस चेयरमैन। एक तरफ चेयरमैन और एक तरफ आपके वाइस चेयरमैन। अब आपको ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बड़ा ऑफिसर कौन होगा? आपका चेयरमैन रहेंगे और छोटा आपके रहेंगे वाइस चेयरमैन। पर हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हाउस में सेकंड हाईएस्ट जो पोस्ट रहेगी वो आपके वाइस चेयरमैन की रहेगी, हाईएस्ट आपके चेयरमैन की रहेगी। अब यहाँ पे देखो आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पे जो आपके चेयरमैन है ना, ये आपके बेसिकली होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। कभी भी आप राज्यसभा टीवी जैसे आपका यहाँ पे जो चैनल है वो भी आप खोल के देखोगे, तो वहां पे आपको जब भी सेशन चल रहा होगा ना, तो आपको दिखेंगे कि चेयरमैन जो है वो हाउस को प्रेसाइड कर रहे होते हैं। अगर चेयरमैन आपके यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, मतलब उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं होते उस सेशन में, तो आपका यहाँ पे जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो प्रेसाइड करते हैं। उसी तरीके से जो लोकसभा है वहां पे स्पीकर प्रेसाइड करेगा। अगर स्पीकर एब्सेंट है तो फिर आपका यहाँ पे डिप्टी स्पीकर प्रेसाइड करता है सेशन, ठीक है। तो इसलिए आपके यहाँ पे दो पोस्ट यहाँ पे बनाई गई हैं। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है इसके अलावा, कि जब वाइस प्रेसिडेंट आपके यहाँ पे क्या होते हैं, आपके चेयरमैन होते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि ये आपके मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। और ये आपके जो वाइस चेयरमैन है ये आपके होते हैं मेंबर, किसके? मेंबर ऑफ राज्यसभा के, ठीक है। तो ये राज्यसभा के मेंबर होते हैं, ये आपके नहीं होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये आपके तो वाइस प्रेसिडेंट है, तो यहाँ पे ये मेंबर तो होने ही नहीं है वाले। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, पर वो मेंबर नहीं होते हैं राज्यसभा के। मतलब क्या हो गया, ये वोट नहीं डाल सकते वहां पे जो भी आपके बिल्स वगैरह आएंगे उन सब में, ठीक है। तो यहाँ पे याद रख लेना कि ये वोट वगैरह यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे अलग चीज क्या याद रखनी है कि जब यहाँ पे प्रेसिडेंट रिजाइन करेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे जब मान लो चेयरमैन रिजाइन करता है, तो अब यहाँ पे ये वाइस चेयरमैन को रेजिग्नेशन नहीं देंगे, क्योंकि ये कौन है? ये तो आपके वाइस प्रेसिडेंट है ना। तो ये किसको रिजाइन करेंगे? ये आपके प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ये भी प्लीज आपको यहाँ पे याद रखनी है चीज, ठीक है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपके वाइस चेयरमैन है, तो ये जब रिजाइन करेंगे तो ये फिर आपके यहाँ पे चेयरमैन को ही रेजिग्नेशन देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। बस आपको जो फंसाने के लिए यहाँ पे पूछा जा सकता है वो यही हो सकता है कि जो आपके राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो किसको रेजिग्नेशन देते हैं, ठीक है। तो वो आपके वो देते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट को, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इनकी
कंडीशन दे रखी है कि 35 ईयर्स के यहाँ पे ये होने चाहिए। वहीं पे जो आपके राज्यसभा के मेंबर्स हैं, यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि ये 30 साल का जो भी इंसान होगा, वो यहाँ पे राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि मेंबर बनने के लिए वहां पे अलग कंडीशन है और वाइस प्रेसिडेंट के केस में अलग कंडीशन है। इसलिए यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का जो केस है ना, यहाँ पे एज को ना सेपरेटली बताया गया है। फिर बाकी जितनी भी कंडीशन है, रेस्ट कंडीशन जितनी भी है, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे कि किसी भी एक पर्टिकुलर आपके यहाँ पे कंपनी हो गई, उसका कोई भी यहाँ पे डायरेक्टर नहीं होंगे, मतलब ऐसी कोई भी आपके यहाँ पे कंडीशन जो भी और भी आपको जो दे रखी है कि इंडिया के सिटीजन रहेंगे, ऐसी छोटी छोटी जो कंडीशन और है, तो वो बेसिकली सब आपकी यहाँ पे मैच करती है राज्यसभा के मेंबर से। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, नाउ अगले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन अपॉइंट करता है आपके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गवर्नर। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट होती है उसमें हाईएस्ट जो लेवल का ऑफिसर है वो बेसिकली यहाँ पे प्रेसिडेंट है। ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट से बाहर है और वो आप एक तरीके से समझ लो कि कभी भी यहाँ पे इंडिया किसी दूसरी कंट्री के साथ भी कुछ भी यहाँ पे डील वगैरह कर रही है, कोई यहाँ पे कोई चीज यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइन भी कर रही है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पे वो साइन होता है। इसी तरीके से स्टेट में जो आपका हाईएस्ट लेवल का जो ऑफिसर है या फिर आप बोलो हाईएस्ट पोस्ट है, वो आपकी गवर्नर की है। वहीं पे गवर्नमेंट के केस में बात करें तो फिर वो आपकी सीएम की पोस्ट हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके गवर्नर है ये किस किस को यहाँ पे अपॉइंट करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपका जैसे हो गया यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो गया। इसके अलावा आपका यहाँ पे होता है स्टेट पीएससी, जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसके हेड को। ठीक है, इसके अलावा आपके यहाँ पे सीएम को ही अपॉइंट करते हैं। फिर सीएम के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इनको भी यहाँ पे यही अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पे जो एडवोकेट जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था अटर्नी जनरल। ठीक है, तो अटर्नी जनरल को तो यहाँ पे प्रेसिडेंट करेंगे क्योंकि वो यूनियन गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर यहाँ पे जो आपका एडवोकेट जनरल है, ये आपके स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, तो यहाँ पे इनको अपॉइंट कौन करेगा, यहाँ पे गवर्नर करेंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूँ प्रेसिडेंट में, एक जो आपका यहाँ पे और पॉइंट याद रख लेना है कि प्रेसिडेंट ना एक आपकी पोस्ट होती है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। तो इस पर्टिकुलर पोस्ट पे यहाँ पे जो भी इंसान आता है उसको भी अपॉइंट आपके प्रेसिडेंट करते हैं। और ये जो पोस्ट है ना, ये बेसिकली आपका जब इलेक्शन हो जाता है तो फर्स्ट जो सेशन होता है वो बेसिकली यहाँ पे प्रेसाइड जो करते हैं वो आपके होते हैं प्रोटेम स्पीकर। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है यहाँ पे इलेक्शन करवाना, इलेक्शन करवाना स्पीकर की पोस्ट के लिए, इलेक्शन करवाना स्पीकर की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे से पॉइंट है, यहाँ पे याद रखना। प्रोटेम स्पीकर नाम की एक पोस्ट आपकी होती है जिसका यहाँ पे प्रेसिडेंट यहाँ पे जिनको अपॉइंट करते हैं, और ये आपके बेसिकली लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पीकर से रिलेटेड जो भी चीज आता है, स्पीकर वर्ड बेसिकली आपका लोकसभा से है। इनका काम होता है यहाँ पे इलेक्शन करवाना स्पीकर की पोस्ट के लिए, और ये फर्स्ट सेशन को प्रेसाइड करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है कि जब इलेक्शन होता है, ठीक है, तो इलेक्शन से जस्ट पहले वाली जो आपकी लोकसभा होती है ना, तो वो कंप्लीटली क्या हो जाती है, यहाँ पे डिसॉल्व हो जाती है, आपको पता होगा, है ना, इलेक्शन से पहले ये डिसॉल्व हो जाती है। पर स्पीकर उस टाइम पे नहीं हटते हैं। स्पीकर कब आपके यहाँ पे रिमूव होते हैं या फिर रिजाइन करते हैं? ठीक है, जब आपकी यहाँ पे फर्स्ट जो आपका सेशन होगा इलेक्शन के बाद, ठीक है, आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन, तो उस टाइम पे यहाँ पे ये रिमूव होते हैं। ये पॉइंट बस आपको यहाँ पे याद रखना है, छोटी सी पॉइंट है, इस इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पे बताना था। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे कि थ्री टायर्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे थ्री टीयर्स कौन कौन से होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ना आपको तीन गवर्नमेंट देखने को मिलती है बेसिकली, अगर हम यहाँ पे बात करें। एक होती है आपके यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट, एक आपके होते हैं स्टेट गवर्नमेंट, और एक आपके होती है यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट। अब यूनियन गवर्नमेंट आपको पता है, जैसे अभी पीएम मोदी है, तो यहाँ पे जो इनकी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो हो गई आपकी यूनियन गवर्नमेंट। वहीं पे अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, अब जैसे आपके यहाँ पे दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वहाँ की जो सीएम है तो उनकी गवर्नमेंट है, तो वो आपको याद रखनी है। इसी तरीके से अगर हम यूपी की बात करें, तो उस केस में आपके यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट होगी, तो बेसिकली ये आपकी हो गई यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो याद रखना है आपको, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट आपकी दो तरीके की होती है। एक होता है आपका यहाँ पे पंचायत, दूसरी आपकी होती है यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज। अब जो आपकी पंचायत है ये आपको देखने को मिलती है यहाँ पे विलेज एरियाज में, या फिर आप इसको बोल सकते हो यहाँ पे रूरल एरियाज में। ठीक है, वहीं पे जो आपकी म्युनिसिपैलिटीज है ये आपको देखने को मिलती है यहाँ पे अर्बन एरियाज में।
और आपको यहाँ पे पहले भी बता चुका हूँ यहाँ पे कि जो पंचायत है ये हमने ऐड करा था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, है ना, ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है जो आपका शेड्यूल है, ठीक है। तो 12 शेड्यूल है, उसमें से 11 शेड्यूल आपका पंचायत बताता है, 12th आपका यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी बताता है। तो ये हम यहाँ पे पहले यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ वापस से, ठीक है। ये आपका हमने यहाँ पे ऐड करा है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और दोनों आपके बेसिकली एक ही साल में आए थे, तो ये भी पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। ये आपके छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे रिवीजन तौर पे, यहाँ पे बस मैंने लिख दिया, पर यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट में आपका यहाँ पे सीएम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपके गवर्नर हो गए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो आपके यहाँ पे जैसे पीएम हो गए, फिर आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट में आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो पार्लियामेंट को एक तरीके से, ठीक है। ये नीचे वाले आपके मैंने यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर बताया, और यहाँ पे पार्लियामेंट का बता रहा हूँ मैं। तो ये आपका हो गया जैसे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट्स है, तो यहाँ पे इनके ऊपर तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये आपके इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 8 अप्रैल 1929, ठीक है, 1929 को यहाँ पे दो रेवोल्यूशनरीज ने एक बॉम्ब यहाँ पे थ्रो किया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो उनका आपको यहाँ पे बेसिकली नाम बताना है कि वो कौन से दो लोग थे। तो यहाँ पे याद रख लेना, वो थे आपके यहाँ पे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। और यहाँ पे ना दो बिल बेसिकली यहाँ पे उस टाइम पे आ रखे थे, जिनका नाम है यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, और एक आपका यहाँ पे बिल था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। तो उसके अगेंस्ट आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इन्होंने यहाँ पे ये बॉम्ब यहाँ पे फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, और यहाँ पे किसी को भी हार्म नहीं हुआ था, ठीक है। किसी को भी यहाँ पे कोई भी, जैसे यहाँ पे होता है ना कि यहाँ पे किसी की यहाँ पे डेथ हो जाए या फिर कोई यहाँ पे घायल हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था इस पर्टिकुलर बॉम्ब से। तो इसलिए यहाँ पे इसको हार्मलेस बॉम्ब से भी यहाँ पे जाना जाता है। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि हार्मलेस बॉम्ब किन दो रेवोल्यूशनरीज ने फेंका था या फिर किसने फेंका था, एक ऑप्शन भी आपको दे सकता है यहाँ पे, भगत सिंह की जगह आपको बटुकेश्वर दत्त का भी नाम देखने को मिल सकता है सिर्फ, ठीक है। तो ये छोटा-छोटा यहाँ पे चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा देखो, अब अगर हम भगत सिंह जी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 1926 का ईयर आपको याद रखना है कि यहाँ पे इन्होंने नौजवान भारत सभा इन्होंने स्टार्ट करी, ठीक है, नौजवान भारत सभा। तो ये पहला पॉइंट तो आपको यहाँ पे ये याद रख लेना है। और इन्होंने ये बेसिकली स्टार्ट करी थी यहाँ पे पीजेंट्स जो हो गए, ठीक है, जो फार्मर्स हो गए, जो आपके यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गए, जो आपके वर्कर्स वगैरह हो गए, इनको एक साथ लाने के लिए, ताकि यहाँ पे ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यहाँ पे लड़ पाए, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा जैसे आपका यहाँ पे HRA है, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे इन्होंने HRA को ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे आ रखना है 1924 में। फिर यहाँ पे HRA बेसिकली बनाया किसने, ठीक है, अगर आपसे ये पूछे तो याद रखना है यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल यहाँ पे एक फाउंडर थे। दूसरे फाउंडर हो गए यहाँ पे जोगेश चंद्र चैटर्जी, जोगेश चंद्र चैटर्जी आपके दूसरे फाउंडर हो गए, और तीसरे फाउंडर आपके हो गए यहाँ पे सचिन सान्याल, सचिन सान्याल, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बनाया था। अब देखो यहाँ पे HRA जो है ना, बेसिकली हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इसका ना एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप बोल सकते हो एक मूवमेंट बोल लो या फिर एक छोटी सी यहाँ पे इसने इवेंट किया था, वो था आपका 1925 का काकोरी कांड, ठीक है, काकोरी रॉबरी। तो जो काकोरी है बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे, जब आप लखनऊ की तरफ जाते हो ना, तो वहां पे आपका एक एरिया पड़ता है, तो वहां पे इन्होंने ब्रिटिशर की ना जो ट्रेन जा रही थी उसको कंप्लीटली यहाँ पे लूट लिया था, ठीक है। तो आर्म्स वगैरह को यहाँ पे इन्होंने लूट लिया था। अब HRA का फुल फॉर्म में चलो यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे बहुत लोग को हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूजन हो, तो याद रखना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इनसे रिलेटेड और अगर यहाँ पे बात करें, ठीक है, यहाँ पे चलो यहाँ पे ऊपर की तरफ मैं लिख दे रहा हूँ, अगला यहाँ पे क्वेश्चन आ गया इसलिए। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि 1928 में, ठीक है, 1928 में HSRA यहाँ पे बना था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो HRA तो यहाँ पे एकदम सेम है, एस का यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, वो है आपका यहाँ पे सोशलिस्ट, ठीक है। तो इसका पूरा नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और ये बनाया था बेसिकली यहाँ पे आजाद ने, ठीक है। जो आपके यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद थे, वो बेसिकली यहाँ पे मेन फाउंडर थे इसके, ठीक है, मेन फाउंडर थे। और ये बेसिकली यहाँ पे इसलिए बना था क्योंकि काकोरी कांड होने के बाद जो यहाँ पे मेन आपके लीडर्स थे यहाँ पे HRA के, उनको यहाँ पे फांसी दे दी गई थी, ठीक है, 4 लोगों को यहाँ पे फांसी दे दी गई थी, इसलिए यहाँ पे आपका HSRA यहाँ पे बना था। अब कौन से यहाँ पे वो 4 लोग थे तो याद रख लेना, एक हो गए आपके यहाँ पे बिस्मिल जिनको फांसी मिली, फिर यहाँ पे अशफकुल्ला खान हो गए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आपके यहाँ पे रोशन सिंह हो गए, ठीक है, रोशन सिंह हो गए, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। और फोर्थ है आपके थे यहाँ पे राजेंद्र लहरी,
ठीक है, राजेंद्र लहरी। तो ये आपको बस अभी के लिए इतना याद रख लेना, और जैसे जैसे आएगा हम आगे यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि 1928 में आपकी एक और सिनेरियो आपका हुआ था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो भी आपका HSRA से रिलेटेड है, तो आने वाले क्वेश्चन में हम यहाँ पे आगे डिस्कस कर लेंगे। नौ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन हॉकी हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर। ठीक है, हॉकी में कितने नंबर ऑफ क्वार्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि 4 क्वार्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक जो आपका यहाँ पे क्वार्टर होता है, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो एक क्वार्टर आपका यहाँ पे रहता है 15 मिनट का। ठीक है, एक क्वार्टर आपका रहता है यहाँ पे 15 मिनट का। तो अगर आपसे यहाँ पे ओवरऑल पूछे, तो ओवरऑल आपका यहाँ पे हो गया 60 मिनट्स का गेम, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे इसी को 1 आवर का गेम। ठीक है, 1 घंटे का या फिर 60 मिनट का आपका यहाँ पे गेम हो जाएगा, क्योंकि 4 क्वार्टर है, 15-15 मिनट का आपका रहेगा। और यहाँ पे हम बीच बीच में जो गैप मिलते हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे टाइम मिलता है, उसको हम हटा के बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम खेलते खेलने की सिर्फ बात कर रहे हैं कि कितना मिनट का आपका गेम चलता है। फिर देखो यहाँ पे आपको और क्या याद रखना है कि जो आपका हॉकी होता है ना, जनरली ये आपकी दो तरीके की हॉकी होती है। एक आपकी होती है यहाँ पे फील्ड हॉकी, जो इंडिया खेलता है, जो आप बेसिकली यहाँ पे देखते हो, जो आपका यहाँ पे मैट पे या फिर बोल लो या ग्राउंड पे जो खेल रहा है। ठीक है, फिर एक आपका होता है यहाँ पे आइस हॉकी। तो आइस हॉकी थोड़ा अलग है, वहाँ पे स्लाइड करते हुए यहाँ पे खेला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे प्लेयर से रिलेटेड बस आपको याद रखना है कि आइस हॉकी में एक टीम में 11 आपके 6 प्लेयर होते हैं, और फील्ड हॉकी में आपके यहाँ पे 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स बस आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आपको पूछ सकता है यहाँ पे इसके टर्म्स के बारे में कुछ, तो यहाँ पे याद रखना, अगर आपको स्कूप टर्म दे तो आपकी यहाँ पे हॉकी से रिलेटेड है। ड्रैग फ्लिक दे अगर, तो आपकी हॉकी से रिलेटेड है। अगर रेस्ड बॉल करके दे तो आपकी यहाँ पे हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये आपका अंपायर है। ठीक है, इसने ये दो हाथ हॉरिजॉन्टली यहाँ पे रख दिए एक दूसरे के, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे पैरेलली रख दिए यहाँ पे एक दूसरे के। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये हॉरिजॉन्टली अपने दोनों हाथ रखता है, तब बेसिकली ना यहाँ पे दो कंडीशन बनती है। ठीक है, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें, सबसे पहले तो याद रखना, ये हो गया आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टली इसने अपने दोनों हाथ रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशन क्या बनती है, अगर यहाँ पे ये दो हॉरिजॉन्टली हाथ सेंटर की तरफ कर दे। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आपकी फील्ड है ना, ये आपकी फील्ड है, तो यहाँ पे बीच में सेंटर होता है ना, ये यहाँ पे रखते हैं शुरू में, और यहाँ पे गोल पोस्ट है एक टीम का, एक टीम का इस तरफ है। तो अगर मान लो यहाँ पे आपका अंपायर खड़ा है, ये रेफरी खड़ा है, और इधर ऐसे हाथ करके कर दे, तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे गोल को। वहीं पे अगर ये गोल की तरफ हाथ खड़ा कर दे, ठीक है, मतलब यहाँ पे सेम ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सेम ही तरीके से यहाँ पे साइन है, बस एक में सेंटर की तरफ कर रहा है दोनों हाथ, एक में गोल की तरफ कर रहा है। तो जब गोल की तरफ करेगा तो गोल हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि जब गोल की तरफ करेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेनल्टी कॉर्नर हो जाएगा। ठीक है, पेनल्टी कॉर्नर हो जाएगा। तो यहाँ पे बस ये छोटे से पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जब गोल की तरफ करे तो पेनाल्टी कॉर्नर है, जब आपका सेंटर की तरफ करे मतलब यहाँ पे गोल स्कोर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे गोल स्कोर हो चुका है, तो बस छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे जो आपको याद रख लेना है। अब देखो यहाँ पे जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना भगत सिंह से रिलेटेड, तो यहाँ पे मैंने आपको HSRA के बारे में जो बता रहा था, तो यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं जब यहाँ पे जगह बची है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे 1928 में आपकी यहाँ पे HSRA बनी थी, और वहाँ पे आपके चंद्रशेखर आजाद जो थे वो आपके मेन फाउंडर थे। ठीक है, तो यहाँ पे ही ना बेसिकली जो आपका 1928 है, तो इन्होंने ना एक यहाँ पे जो सॉन्डर्स था, ठीक है, सॉन्डर्स जो था, जो कि बेसिकली आपका यहाँ पे ASP था। ठीक है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था। तो इसकी यहाँ पे इन्होंने बेसिकली इसकी यहाँ इनको इसको यहाँ पे मार दिया था। ठीक है, किस किसने मारा था यहाँ पे, तो भगत सिंह ने मारा था। फिर आपके यहाँ पे राजगुरु हो गए। ठीक है, भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, फिर आपके यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद हो गए, और आपके यहाँ पे सुखदेव हो गए। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे इसको मारा था, पर यहाँ पे ये मेन टारगेट नहीं था। ठीक है, मेन टारगेट यहाँ पे ये नहीं था, क्योंकि इसका इनका मेन टारगेट था यहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जिसका यहाँ पे नाम है जेम्स स्कॉट। ठीक है, जिसका नाम था यहाँ पे जेम्स स्कॉट। तो वो मारना इसको चाह रहे थे, पर यहाँ पे ये मारा गया। ठीक है, सॉन्डर्स मारा गया, बस आपको ये याद रखना है। तो इसलिए आपसे यहाँ पे ये भी चीजें पूछी जाती है। और क्यों मारना चाह रहे थे इसको, क्योंकि 19 जो आपका यहाँ पे 1928 के ही आसपास आपका यहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था। ठीक है, 1928 के आसपास ही आपका यहाँ पे जो लाठी चार्ज हुआ था, तो उसमें जो आपके शेर ए पंजाब थे, ठीक है, शेर ए पंजाब जिनका यहाँ पे टाइटल था, इनका नाम क्या था यहाँ पे, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। तो इनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी लाठी चार्ज में, इसलिए यहाँ पे इन लोग को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसलिए यहाँ पे ये मारना चाह रहे थे जेम्स स्कॉट को, पर यहाँ पे मारा गया था सॉन्डर जो आपका ASP था। ठीक है, तो आई होप कि आपको अभी तक इतनी चीज समझ में आ गई। और लास्ट पॉइंट बस आपको और याद रखना है, वो है यहाँ पे कि जो आपका 23rd अलग कलर से लिख रहे हैं, ताकि आपको यहाँ पे बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है,
तो यहाँ पे एक बस छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि जो 23 मार्च है, 23 मार्च और 1931 को यहाँ पे जो चीज हुई थी, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था कि जो आपके भगत सिंह हो गए, ठीक है, भगत सिंह हो गए, फिर आपके यहाँ पे सुखदेव हो गए, ठीक है, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, और आपके यहाँ पे राजगुरु हो गए, तो इनको यहाँ पे फांसी दे दी गई थी यहाँ पे इस डेट को, ठीक है। तो याद रखना है आपको यहाँ पे कि इस डेट को यहाँ पे फांसी दे दी गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसको प्लीज यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है इससे रिलेटेड, तो ये चीजें याद रखना है कि यहाँ पे क्यों मारा गया था यहाँ पे सॉन्डर्स, क्या कौन यहाँ पे मेन टारगेट था, ये सब चीजें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है अटर्नी जनरल के बारे में। तो हमसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि कौन सी यहाँ पे ड्यूटी होती है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दे रखा है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, कि ये एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स में। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपकी दो दो पोस्ट हैं, अटर्नी जनरल है और एक आपका एडवोकेट जनरल है ना। तो जो आपका अटर्नी जनरल है, इसको कौन यहाँ पे अपॉइंट करता है, तो याद आपको यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ, वो है आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट, और एडवोकेट जनरल को कौन करता है, वो आपके होते हैं यहाँ पे गवर्नर, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे दे रखा है आर्टिकल 76 में, तो ये पॉइंट भी याद रखना। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये एक आपकी यहाँ पे टेम्पररी पोस्ट है, ठीक है, ये आपकी परमानेंट कोई पोस्ट नहीं है, टेम्पररी पोस्ट है। टेम्पररी मतलब आप समझ लो यहाँ पे कि पार्ट टाइम है, ठीक है। पर यहाँ पे ये जरूर याद रख लेना कि यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, भले पार्ट टाइम है पर आपको याद रखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो आपके अटर्नी जनरल है, ये बेसिकली आपके हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं यहाँ पे, ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं यहाँ पे कंट्री के, जो कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, ये भी याद रख लेना, यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट को, ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट को, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट को, या फिर जिसको आप बोलते हो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, जो आपकी सेंटर में होती है, या फिर आप बोलो यहाँ पे जो यूनियन में होती है, ठीक है, मतलब यहाँ पे सेंटर में जो रहती है। अब यहाँ पे और क्या याद रखना है इनके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जब यहाँ पे ये एज अ अटर्नी जनरल यहाँ पे जब ये अपनी किसी जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे आपके यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट्स में, तब उस टाइम पे ये अपने टाइम पे क्रिमिनल केसेस को नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे हैंडल नहीं कर सकते, ये पॉइंट याद रखना। मतलब सिंपल टर्म्स में ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब मान लो यहाँ पे कोई एक इंसान, कोई एक आपका यहाँ पे जो लॉयर है, या फिर जो भी आपका यहाँ पे जो अटर्नी जनरल बन जाते हैं, ठीक है, तो जो आपके अटर्नी जनरल एक बार यहाँ पे अभी बने हुए हैं, तो जब तक वो बने हुए हैं यहाँ पे, जब तक वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम फ्रेम में वो क्रिमिनल केसेस हैंडल नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि बाकी केसेस यहाँ पे क्या करेंगे, वो रेस्ट ऑल केसेस यहाँ पे वो हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि अब ये आपकी पार्ट टाइम आपकी जॉब है, ठीक है, पार्ट टाइम आपकी पोजीशन है या टेम्पररी पोजीशन है, इसलिए यहाँ पे इनको अलाउ किया गया है कि आप गवर्नमेंट के केसेस के साथ साथ अपने भी यहाँ पे किसी दूसरे की आप मदद करना चाहो तो उनकी भी कर सकते हो। बस यहाँ पे एक ही शर्त है कि क्रिमिनल केस आप नहीं ले सकते हो, ठीक है, क्रिमिनल केस यहाँ पे नहीं लड़ सकते, बस इतना पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब यहाँ पे इनके प्रिविलेजेस वगैरह यहाँ पे आपको दे रखे हैं, यहाँ पे इनकी पावर वगैरह यहाँ पे और प्रिविलेजेस वगैरह आपको दे रखा है यहाँ पे, किसके अंदर आपको दे रखा है यहाँ पे 105 आर्टिकल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट याद रखना, पावर और आपके यहाँ पे प्रिविलेजेस, ठीक। फिर देखो इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इनके बारे में, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब गवर्नमेंट रिजाइन करती है, ठीक है, जब आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई या गवर्नमेंट ने रिजाइन किया, जब गवर्नमेंट के 5 साल पूरे हो गए, वापस से इलेक्शन होके जब नई गवर्नमेंट बन रही है, तो जब वो गवर्नमेंट हट रही है ना, तब आपका यहाँ पे जो अटर्नी आपके जनरल होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ये भी रिजाइन देते हैं, ठीक है। भले ये वापस से अपॉइंट हो जाए वो अलग चीज है, पर जब गवर्नमेंट रिजाइन देगी तो ये भी रिजाइन देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसलिए डिफरेंट गवर्नमेंट डिफरेंट आपके अटर्नी जनरल रह सकते हैं, ठीक है, पर बाकी पोस्ट में ऐसा नहीं है, वो बाकी सारी पोस्ट आपकी परमानेंट होती हैं एक तरीके से, ठीक है। फिर उसके अलावा आपको याद रखना है, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे कि ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी आपकी यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हो। फिर इनको यहाँ पे एक पावर दी गई है यहाँ पे कि ये एज एन ऑडियंस, ठीक है, हर एक कोर्ट में यहाँ पे जा सकते हैं, हर एक कोर्ट में यहाँ पे ये जा सकते हैं, जो भी कोर्ट आपके इंडियन टेरिटरी में पड़ रहे हैं, इंडियन, ठीक है, इंडियन टेरिटरी में जितने भी आपके कोर्ट पड़ रहे हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल का हो गया, कोई यूपी का कोर्ट हो गया, कोई आपका लक्षद्वीप का यहाँ पे अगर है वहां पे तो वो हो गया, मतलब यहाँ पे कोई अंडमान निकोबार का कुछ हो गया, या फिर मतलब कोई भी जगह का कोई कोर्ट हो, हर कोर्ट में यहाँ पे ये जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको एक स्पेशल पावर है। साथ ही साथ इनको एक और पावर दी गई है, वो यहाँ पे दी गई है कि जितने भी आपके पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, ठीक है, वहां पे इनको अलाउ है कि वहां पे आके ये स्पीच दे सकते हैं, ठीक है, ये स्पीच दे सकते हैं, पर यहाँ पे फर्क क्या है, बस यहाँ पे ये वोट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है।
तो स्पीच ये दे सकते हैं, बस यहाँ पे वोट नहीं डाल सकते। तो इनको यहाँ पे पावर है कि ये अटेंड कर सकते हैं यहाँ पे पार्लियामेंट के सेशन। ठीक है, यहाँ पे ये पार्लियामेंट के सेशन अटेंड कर सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, बस वोट नहीं डाल सकते। और दूसरी इनकी पावर है कि यहाँ पे ये और एज एन ऑडियंस हर एक कोर्ट में यहाँ पे जा सकते हैं, पूरी इंडियन टेरिटरी का यहाँ पे कोई भी कोर्ट हो वहां पे। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एडवोकेट जनरल को भी। तो जैसे यहाँ पे अटर्नी जनरल रिप्रेजेंट करते हैं आपके यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट को, तो एडवोकेट जनरल आपके अपॉइंट करते यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं किसको, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को। हर एक स्टेट के अपने एडवोकेट जनरल होते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि इसको इनको अपॉइंट कौन करता है। तो अपॉइंट आपके यहाँ पे करते हैं गवर्नर। ठीक है, पहले ही आपको यहाँ पे बता भी चुका हूँ। अब ये भी जो आपकी पोस्ट है ये भी एक तरीके से टेम्पररी पोस्ट है। ठीक है, ये भी आपकी क्या है, यहाँ पे टेम्पररी पोस्ट है। इनके में भी वही सेम सिनेरियो है कि यहाँ पे क्रिमिनल केसेस वगैरह यहाँ पे नहीं लड़ सकते। ठीक है, एज ए आप यहाँ पे याद रख सकते हो। फिर इनको भी वही सेम आपको यहाँ पे पावर दे रखी है कि यहाँ पे कि कोई भी कोर्ट में ये जा सकते हैं स्टेट के। ठीक है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वो क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो किसी भी आपके यहाँ पे टेरिटरी के, इंडियन टेरिटरी के किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, कोई भी स्टेट के कोर्ट में जा सकते हैं। पर यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ जिस स्टेट में यहाँ पे इनको एडवोकेट जनरल का पोजीशन मिला है, उस स्टेट पे जो भी आपके कोर्ट हो गए उस हर एक कोर्ट में यहाँ पे ये जा सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना स्टेट की हम बात कर रहे हैं। इनको जो प्रिविलेजेस भी मिलती हैं वो भी यहाँ पे सेम प्रिविलेजेस मिलती है यहाँ पे एमएलए की जितनी। ठीक है, यहाँ पे जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उनकी जितनी यहाँ पे इनको प्रिविलेज मिलती है। इसके अलावा और क्या याद रखना है कि जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है, विधानसभा, विधान परिषद, या फिर जिसको आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हो, तो वहां पे ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इनको भी सेम पावर है कि यहाँ पे ये स्पीच दे सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं यहाँ पे ये जितने भी आपके सेशन है वो सब। बस फर्क क्या है यहाँ पे कि ये भी वही सेम चीज कि यहाँ पे वोट नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रख लेने इनके बारे में भी। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो आर्टिकल 371A है ये आपका यहाँ पे किस स्टेट को स्पेशल स्टेटस देता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे याद रखना ये जो आपके 371 आर्टिकल है ना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ये स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखना है जो आपका 371 है ये आपका स्पेशल स्टेटस देता है यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र को। फिर जो आपका यहाँ पे 371A है ये आपका स्पेशल स्टेटस देता है नागालैंड को। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर भी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नागालैंड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आपका यहाँ पे बी आ जाता है। बी आपका स्पेशल स्टेटस देता है मणिपुर को। फिर सी आपका बी आपका देता है असम को। ठीक है, एक सेकंड रुको। बी आपका देता है यहाँ पे असम को। ठीक है, ये है आपका यहाँ पे नागालैंड, यहाँ पे ये आपका है यहाँ पे असम, और सी आपका देता है यहाँ पे मणिपुर को। ठीक, फिर डी की अगर हम बात करें तो ये आपका देता है यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। फिर आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटीज वाली जो चीज है वो आपको ई में देखने को मिलेगी। फिर एफ में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे स्पेशल स्टेटस रिलेटेड टू यहाँ पे सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। फिर एफ के बाद आपका जो जी है ये आपका देता है यहाँ पे मिजोरम को स्पेशल स्टेटस। फिर जी के बाद आपका यहाँ पे एच जो है ये अरुणाचल प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देता है। एच के बाद आई आपका यहाँ पे गोवा को स्पेशल स्टेटस, और जे आपका यहाँ पे कर्नाटका को। ठीक है, तो यहाँ पे इतने ही स्टेट्स हैं जिनको यहाँ पे स्पेशल स्टेटस यहाँ पे दिया गया है 371 के आर्टिकल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे पॉइंट्स है, यहाँ पे वन लाइनर्स आपके एक तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इनको यहाँ पे बिल्कुल भी भूलना नहीं है, सब याद रखना है। इसके अलावा देखो याद रखना जो आपका 343 आर्टिकल होता है ये आपको बताता है यूनियन की क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे ये चीज बताती है, ये आर्टिकल आपको बताता है। इसके अलावा एक आर्टिकल है आपका यहाँ पे 348, ये आपको बताता है कि हाई कोर्ट और आपके सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी, ठीक है, ये सब जो प्रोसीडिंग्स होंगी ये आपकी किस भाषा में होंगी, अंग्रेजी में होंगी। ठीक है, इंग्लिश में होंगी, तो ये आपका 348 बोलता है। फिर आपका यहाँ पे जो स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, स्टेट ऑफिशियल जो लैंग्वेज है ये आपका कौन सा आर्टिकल बताता है, तो ये आर्टिकल बताता है यहाँ पे 345। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे आ रखता है। बाकी इमरजेंसी से रिलेटेड मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर नहीं बताया तो यहाँ पे वापस से सुन लो। तो जो इमरजेंसी वाली कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 3 आर्टिकल आपके आते हैं। ठीक है, तो ये 3 आर्टिकल अभी के लिए याद रखो, बाकी हम धीरे धीरे आगे डिस्कस कर लेंगे। तो 352 आपका रहता है यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी। 356 आपका रहता है यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम लोग यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो यहाँ पे यूज भी किया जाता है, और वायलेट भी आपका सबसे ज्यादा यही हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पे जो 360 है ये बेसिकली आपका है यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आप आज तक अगर देखोगे तो इंडिया में आई नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे 360
वन की बात अगर हम करें तो इसमें बेसिकली ना यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात करी गई है। किसके प्रोटेक्शन की बात करी है? आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट के प्रोटेक्शन की बात करी गई है, यहाँ पे गवर्नर्स के प्रोटेक्शन की बात करी गई है कि यहाँ पे जब तक वो गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट है तो उनके एक्शंस पे उनको यहाँ पे किसी को बताना नहीं है कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया या ऐसा कुछ यहाँ पे क्यों लिया। तो बस यहाँ पे इतना छोटा सा पॉइंट याद रखना है। अब उसके बाद देखो हम चलते हैं यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कौन से स्टेट के पास पंचायती राज सिस्टम नहीं है। ठीक है, कौन से स्टेट में आपको पंचायती राज सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, ये बेसिकली आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले याद रखना, पंचायती राज सिस्टम बेसिकली 243 आर्टिकल में आपको यहाँ पे दे रखा है इसके बारे में। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी हम यहाँ पे आगे अभी डिस्कस कर लेंगे, तो याद रखना। अब कौन कौन सी स्टेट है बेसिकली, ठीक है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो जो आपकी स्टेट है ये ओवरऑल आपकी ऐसी 3 स्टेट्स है जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम नहीं है। ठीक है, नहीं है। कौन कौन सी वो स्टेट है? पहली है आपकी है नागालैंड, दूसरा है आपका यहाँ पे मेघालय, ठीक है, मेघालय। दूसरा फिर तीसरा आपका हो गया यहाँ पे मिजोरम। ये तो हो गई आपकी 3 स्टेट्स। इसके अलावा आपकी यहाँ पे यूटी भी है, जैसे आपका है यहाँ पे दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली के पास कोई भी पंचायती राज सिस्टम नहीं है, ना ही नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, तो एक आपकी यूटी, 3 स्टेट। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे जो मैच कर रहा है वो है नागालैंड। ठीक है, अब इसके अलावा देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये किस में दे रखा है, तो ये आपको आर्टिकल 243 एम में देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ पे दिया दिया हुआ है कि कौन सी स्टेट में आपकी पंचायती राज सिस्टम नहीं है। इसके अलावा 243 में आपको दे रखा है पंचायती राज सिस्टम, 243 ए में आपको दे रखा है यहाँ पे ग्राम सभा के बारे में। ठीक है, फिर यहाँ पे जो बी है इसमें आपको दे रखा है यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा पंचायत का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको दे रखा है, 1 मिनट रुको सही से लिख दे रहा हूँ वापस से। तो सबसे पहले यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही आपका बन गया उसके बाद कॉम्पोजिशन क्या रहेगा। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है यहाँ पे, मतलब रिजर्वेशन फिर आपको दे रखा है यहाँ पे अगले वाले में कि यहाँ पे कितनी परसेंट सीट्स आपकी रिजर्व रहेंगी यहाँ पे वुमेन वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका यहाँ पे ड्यूरेशन दे रखा है यहाँ पे ई वाले में। अब यहाँ पे कितना है क्या है वो हम आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अभी बस ऊपर ऊपर से आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि अगर आपको स्टैटिक पोर्शन पूछा जाए कि 243 ए में 243 सी में क्या है, तो अब ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, फिर एफ में आपको दे रखा है यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कि किस तरीके से आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर सकते हो पंचायत के मेंबर को। ठीक है, इसके अलावा आपका जो के है ये आपका बताता है इलेक्शन किस तरीके से होगा। एच आपका बताता है यहाँ पे जो पावर इनको दे रखी है यहाँ पे पंचायत को इम्पोज करने की टैक्सेस को। ठीक है, टैक्सेस कैसे वगैरह यहाँ पे इम्पोज जो कर सकते हैं वो। फिर जो ओ है ये आपका बताता है यहाँ पे कि इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे किसका, कोर्ट का। इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन मैटर्स में। ठीक है, इलेक्शन मैटर्स में। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और एक आप बस आपका यहाँ पे रह गया है वो है आपका यहाँ पे जी, जिसमें पंचायत की क्या पावर है ये बताया गया है, क्या अथॉरिटी है ये बताया गया है, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है पंचायत से रिलेटेड भी। ठीक है, अब आगे यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे इनको थोड़ा और डीप में आने वाले क्वेश्चन में, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आएंगे। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो आपके यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी उस टाइम पे, तो वो बेसिकली यहाँ पे उसने एक रेजोल्यूशन पास किया था, डिमांड किया था जहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट्स की, ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए। तो ये चीज आपको यहाँ पे कब देखने को मिली थी? तो देखो ये आपका यहाँ पे डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपको देखने को मिला था यहाँ पे 1940 में। पर इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, तो मुस्लिम लीग के बारे में अगर हम थोड़ा डिस्कस कर ले तो याद आपको रखना है कि इसके फाउंडर कौन था। ठीक है, तो फाउंडर था आपका यहाँ पे नवाब ख्वाजा, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे ये था फाउंडर। इसके अलावा वो याद रखना है आपको यहाँ पे कि ये जो मुस्लिम लीग आपकी बनी थी ये पहली आपकी मुस्लिम पार्टी थी। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम पार्टी थी यहाँ पे जो ये बनी थी, तो ये आपको याद रखना है। ये कहाँ बनी थी, तो पहले तो याद रखो कि कब बनी थी, यहाँ पे 1906 में बनी थी और ये बनी थी आपकी ढाका में। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा आयरनी की बात है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ढाका, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में कैपिटल है आपके यहाँ पे बांग्लादेश की। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पॉइंट याद रख लेना कि कहाँ बनी थी, कब बनी थी, पहली आपकी मुस्लिम पार्टी कौन थी याद रख लेना, फाउंडर कौन था ये याद रख लेना। इसके अलावा देखो यहाँ पे आपको जो पूछा जा सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, क्योंकि मेन लीडर तो आपके वही थे, तो इन्होंने कब ज्वाइन करी थी पार्टी। ठीक है, तो इन्होंने ज्वाइन करी थी 1913 में। ठीक है, ईयर आपको बस यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो ये याद रख लेना। इसके अलावा आपसे ये पूछ सकता है कि फर्स्ट सेशन इस पार्टी का कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो ये 1907 में हुआ था और ये आपका हुआ था कराची में। ठीक है, बनी थी ढाका में पर सेशन इसका हुआ था कराची में, ये याद रख लेना। फिर यहाँ पे ये डिसॉल्व भी हो गई है। ठीक है, डिसॉल्व कब हुई, जैसे ही इनको आज़ादी मिली उसी टाइम पे आपकी ये पार्टी डिसॉल्व हो गई।
तो 14 अगस्त 1947 को ये आपकी जो पार्टी है ये क्या हो गई, यहाँ पे डिसॉल्व हो गई। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रख लेना। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटी सी मूवमेंट याद रख सकते हो आप, जिसका नाम है यहाँ पे सैयद अहमद खान, क्योंकि ये जो आपकी पार्टी है, ठीक है, तो एक तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इसमें जो सैयद अहमद खान है ये भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इस पर्टिकुलर आपके मुस्लिम आपकी इंडिपेंडेंट स्टेट से रिलेटेड बात करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने यहाँ पे एक अ, शुरू करी थी यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो बस इतना छोटा सा पॉइंट है जो आपको बस यहाँ पे याद रख लेना है, फिर बाकी धीरे धीरे आगे हम करते रहेंगे। अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सी रिवर पे नेशनल वाटरवे वन आपका यहाँ पे डेवलप्ड है, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट है, एक तरीके से ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना आपको यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट जो आपका यहाँ पे नेशनल वाटरवे है ये आपका गंगा रिवर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आगे ये इमेज भी दे रखा है, तो यहाँ से आप जरूर देख लेना। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पहला वाला। ठीक है, और यहाँ पे देखो छोटा सा पॉइंट और क्या याद रखना है कि ये जो आपका गंगा वाला जो आपका नेशनल वाटरवे वन है, तो ये आपका चलता है इलाहाबाद से। ठीक है, इलाहाबाद जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में आपका हो गया है यहाँ पे प्रयागराज। ठीक है, तो प्रयागराज से लेके आपका चलता है यहाँ पे ये हल्दिया तक। हल्दिया आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, प्रयागराज है आपका यहाँ पे यूपी, तो ये भी याद रखना। लार्जेस्ट अगर वाटरवे पूछे तो वो भी आपका यहाँ पे यही है। ठीक है, लार्जेस्ट भी आपको यहाँ पे यही याद रखना है। जैसे आप यहाँ पे नंबर्स के थ्रू भी देखोगे, किलोमीटर के हिसाब से अगर आप देखो वो भी देख सकते हो। ये दोनों ये आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। इसके अलावा कौन कौन सी रिवर है, हुगली रिवर हो गई, भागीरथी हो गई, गंगा हो गई, याद रख लेना। फिर दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये भी, और ये तो पूछा ही जाता है, तो ये भी याद रखना। आपका ये बना है ब्रह्मपुत्र रिवर पे, ये आपका सेकंड पे है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट है, ये आपका फर्स्ट लार्जेस्ट है। इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है, जैसे आपका कृष्णा रिवर वाला याद रख लो। ठीक है, जो जो मेजर रिवर्स है ना उन पे जो बने हैं वो तो एटलीस्ट आपको याद रखना चाहिए, जैसे नर्मदा रिवर है, ताप्ती रिवर है। ठीक है, फिर सुंदरबन डेल्टा आपका यहाँ पे क्योंकि इंपॉर्टेंट आ जाता है, तो वो किस आपको याद रहना चाहिए, सुंदरबन वाटरवेज आपका यहाँ पे जो बन रखा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, और जो मैंने आपको यहाँ पे इमेज के थ्रू दे रखी है, तो इसको एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। ठीक है, अब उसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है कि कौन सा आपका एग्जाम्पल है वेस्टर्न कोस्ट का। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट का कौन सा आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है। अब देखो जो आपको यहाँ पे ये चारों पोर्ट दे रखे हैं ना, अगर हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें, तो जैसे आपका जो प्रदीप पोर्ट है ये आपका पड़ता है यहाँ पे उड़ीसा में। मुद्रा पोर्ट जो है ये आपका पड़ता है गुजरात में, जो अभी बहुत टाइम से बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है। ठीक है, तो ये न्यूज में भी है बहुत टाइम से। इसी तरीके से जो आपका मुरमुगाओ पोर्ट है, अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हो गया ना, ये आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है ये मैंने जानबूझ के ऐसा दिया है ताकि आपको थोड़ा डाउट हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दोनों आपके पोर्ट हैं ये आपके वेस्ट साइड में ही आते हैं। ठीक है, ये आपके वेस्टर्न कोस्ट में ही लगते हैं। अब कैसे आपको पता है, मुंबई तो आपको पता ही है कि वेस्टर्न कोस्ट में ही आएगा, पर जो मुरुमुगाओ पोर्ट है ना ये बेसिकली आपको देखने को मिलता है गोवा में। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रख लेना, और आगे मैंने इमेज भी डाल रखी है, तो इसके थ्रू भी आप जाके देख सकते हो। जैसे ये आपको देखने को मिल रहा है मुरमुगाओ, ये रहा। फिर मुद्रा पोर्ट आपका गुजरात में है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे पोरबंदर पोर्ट हो गया। पर यहाँ पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखो वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे जो आपसे पूछ सकता है यहाँ पे एन्नौर पूछ सकता है। ठीक है, विशाखापट्टनम याद रख लेना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। प्रदीप याद रख लेना, हल्दिया याद रख लेना। ठीक है, पानाजी आपको पता है कैपिटल है आपकी गोवा की, तो ये याद रख लेना। पर इंपॉर्टेंट यहाँ से मुरमुगाओ वाला रहेगा। ठीक है, फिर मैंगलोर वाला आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आपका यहाँ पे ये अल्लापुज़ा वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो आपको दे रखा है ना यही बेसिकली आपका यहाँ पे है मुंबई पोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बेसिकली यहाँ पे जानबूझ के दो ऑप्शन दे रखे थे वेस्ट वाले, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो मुरमुगांव पोर्ट भी आपका यहाँ पे गोवा का ही है। तो यहाँ पे 3 और 4, ठीक है, दोनों ही आपके क्या आएंगे, बोथ आर करेक्ट आंसर्स। करेक्ट आंसर्स, ठीक है, क्योंकि आपके दोनों ही वेस्टर्न कोस्ट पे लगते हैं। तो इसके बारे में प्लीज यहाँ पे ध्यान से सुन लो जो मैंने यहाँ पे बोला है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो के हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कर देना। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो जो आपको यहाँ पे टेलीग्राम देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसको या तो ज्वाइन कर लो जाके, आप खुद सर्च करके कर सकते हो, या फिर लिंक यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर लो, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। तो कम्प्लीटली फ्री पीडीएफ है, आपको कुछ भी यहाँ पे रुपए देने की, सब्सक्रिप्शन फी देने की जरूरत नहीं है, कम्प्लीटली फ्री पीडीएफ है। वहां पे डाउनलोड करके आप लास्ट रिवीजन के तौर पे इसको यहाँ पे रख सकते हो जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। पहली बार आए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यहाँ पे वीडियो पहुंच पाए। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।